आपको कभी किसी ने एडवाइस दी है कि मेहनत करो, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, और फिर यही लोग ये भी कहते हैं ये सब्जेक्ट लो, इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। तुम लड़की हो, ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, या तुम्हें फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। इतना टाइम लेने वाला कोर्स क्यों कर रहे हो? ये चारों एडवाइस एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। पहली एडवाइस कहती है सक्सेस सिर्फ तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करती है। बाकी की तीन एडवाइस कहती हैं नहीं, जॉब मार्केट, जेंडर, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आज हम इसी को सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम एवरीवन टू माय चैनल लर्न विद शिवांगी कपूर। आज हम सोशियोलॉजी का क्लास 11 का चैप्टर 1 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी डिस्कस करेंगे। आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या होती है, सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को किस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, और सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से कैसे अलग है। आइए आज हम एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी को डिटेल में डिस्कस करें। इंट्रोडक्शन। इसमें हमें वही एग्जाम्पल के बारे में बताया गया है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। जैसे कि हमें एडवाइस दी जाती है कि मेहनत करो, तुम सफल हो जाओगे। दूसरी एडवाइस कहती है ये वाला सब्जेक्ट ले लो, बेटर चांसेस है जॉब पाने के। और तीसरी एडवाइस कहती है कि तुम लड़के हो, तुम्हें अच्छे से चॉइस करके ही सब्जेक्ट लेनी चाहिए, या तुम लड़की हो, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए सही रहेगा। और फोर्थ एडवाइस कहती है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जल्दी से जॉब लगने की नीड है, इसलिए तुम्हें ऐसा कोर्स करना चाहिए ताकि तुम्हें जल्दी से जॉब मिल जाए, या फिर तुम्हें अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। आइए अब देखते हैं डिटेल में। क्या आपको लगता है कि जो फर्स्ट एडवाइस है वो बाकी की तीन एडवाइस को कॉन्ट्राडिक्ट करती है? फर्स्ट एडवाइस हमें सजेस्ट करती है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हम सब कुछ कर सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं अपनी हार्ड वर्क से, और ये सब एक इंडिविजुअल के एफर्ट पे ही डिपेंड करता है। जबकि जो सेकंड एडवाइस है वो सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स के अलावा हमारा जो जॉब मार्केट है और ये सब चीजें भी डिसाइड करती हैं हमारे जॉब पाने के चांसेस को, या तो उसे बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। तीसरी और चौथी एडवाइस इस मैटर को और कॉम्प्लिकेट कर देती है। वो बताती है कि ये सिर्फ पर्सनल एफर्ट या जॉब मार्केट पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारा जेंडर और हमारा फैमिली और सोशल बैकग्राउंड भी मैटर करता है। इंडिविजुअल के एफर्ट मैटर तो करते हैं, लेकिन नेसेसरली सिर्फ वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी सोशल फैक्टर्स हैं जो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हमने सिर्फ जॉब मार्केट, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और जेंडर की ही बात करी। क्या आप और ऐसे फैक्टर्स सोच सकते हैं? अब हम पूछें कि कौन डिसाइड करता है कि गुड जॉब कौन सी है? क्या सारी जो सोसाइटीज में गुड जॉब का मतलब सेम होता है? क्या मनी क्राइटेरिया एक एस्पेक्ट हो सकता है? क्या सोशल रिकॉग्निशन और इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन हमारी गुड जॉब के क्राइटेरिया को डिफाइन करता है? क्या कल्चर और सोशल नॉर्म का कोई रोल होता है? स्टूडेंट को हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बट कितना, हाउ वेल वो परफॉर्म कर पाता है ये सोसाइटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, स्टूडेंट ए जिसके पास अच्छी फैसिलिटीज है, कोचिंग है, उसके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं जो उसकी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, एक अच्छा रूम है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और जबकि दूसरा स्टूडेंट जिसके पास ना तो कोचिंग का एक्सेस है, ना ही उसके पास एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, ना ही अच्छी फैसिलिटीज है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी हैं, तो और दोनों बच्चे 6 6 आवर्स रोज स्टडी करते हैं, बट एक के पास एक्सेसिबिलिटी है, दूसरे के पास नहीं, तो क्या दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा? तो यहाँ पे पता चलता है कि हार्डवर्क तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सोसाइटल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स का एजुकेटेड होना, हमारे पास
कोचिंग की फैसिलिटी होना, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होना, एक्सेट्रा। और जॉब मार्केट इज डिफाइंड बाय द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, कि हमें किस टाइप की जॉब मिलेगी ये हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेसिस पे किस तरीके की पॉलिसी बना रही है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की पे इफेक्ट पड़ता है हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक मेजर्स का और हमारे सोशल बैकग्राउंड का। ये हमें एक सेंस देता है कि कैसे सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को, और कैसे इंडिविजुअल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे प्रॉब्लम जो एक सब्जेक्ट को चूज करने की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक पर्सनल वरी बन जाती है, और कैसे ब्रॉडर पब्लिक इशू ये स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता है एज अ कलेक्टिव एंटिटी। सोशियोलॉजी का एक टास्क ये भी है कि उसे अनरिवील करना है कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इशू, और यही इस चैप्टर का थीम भी है। जैसे हमने अभी देखा कि गुड जॉब सारी सोसाइटी में सेम नहीं होता। गुड जॉब का मतलब हर सोसाइटी में गुड जॉब का मतलब अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कल्चर और वैल्यूज से। सो हमें हर ऑक्यूपेशन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। टर्म रेलेवेंट सोसाइटी का मतलब है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जिससे इंडिविजुअल बिलोंग करता है, जैसे कि फैमिली, कम्युनिटी, नेबरहुड, कास्ट, प्रोफेशन और नेशन। ये ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे पर्सन सोचता है और कैसे अलग अलग जॉब को रिस्पेक्टेबल कंसिडर किया जाता है। सोशियोलॉजी एक इंडिविजुअल के ओपिनियन और चॉइसेस को शेप करता है, ना कि पर्सनल प्रेफरेंसेस को, बट ऑल्सो सोसाइटल इन्वायरमेंट को भी जिसमें हम रहते हैं। थर्ड, ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करता है सोशियोलॉजी को एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी के तौर पे, जो फिलोसॉफिकल और रिलीजियस रिफ्लेक्शन से अलग है और हमारी एवरीडे कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन से अलग है। फोर्थ, द डिस्टिंक्ट वे ऑफ स्टडिंग सोसाइटी कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ वी लुक बैक हिस्टोरिकली। सोशियोलॉजी सोसाइटी को स्टडी करने का एक अलग और एक यूनिक पर्सपेक्टिव रखती है। अगर हमें इस पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझना है तो हमें हिस्ट्री में देखना होगा कि सोशियोलॉजी का जन्म किन सर्कमस्टांसेस में हुआ। सोशियोलॉजी अचानक से डेवलप नहीं हुई थी। ये उस टाइम में एक नए इंटेलेक्चुअल आइडिया यानी नए वेज ऑफ थिंकिंग, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के रिजल्ट के रूप में डेवलप हुई। ये डेवलपमेंट मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं रहा। धीरे धीरे उनके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया में फैल गए। इसलिए सोशियोलॉजी को समझने के लिए उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उस समय की सोशल कंडीशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट में बताते हैं कि अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि सोशियोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई। यहाँ पे हम अगर किसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री को समझते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को और बेटर तरीके से समझ पाते हैं। इस चैप्टर में हम डिटेल में सोशियोलॉजी को एरियाज ऑफ स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे और इसका रिलेशनशिप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी जैसे दूसरे सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एंड द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। ये स्टार्ट होता है सजेशन से, जो हमारा अटेंशन लेकर जाता है इंडिविजुअल और सोसाइटी को लिंक करते हुए। हमारे फेमस सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल, जिनका विजन है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, वो बताते हैं कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कैसे पर्सनल और पब्लिक रिलेटेड है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हिस्ट्री और बायोग्राफी के बीच का कनेक्शन समझने में हेल्प करती है। सबसे यूजफुल डिस्टिंक्शन है पर्सनल ट्रबल ऑफ द मिलियो और पब्लिक इशू ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। पर्सनल ट्रबल इंडिविजुअल के कैरेक्टर और उसके इमीडिएट रिलेशन तक लिमिटेड होता है, जबकि पब्लिक इशू वो है जो इंडिविजुअल के लोकल एनवायरनमेंट से आगे बढ़ता है और सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। ये फैक्ट्स हमें बताते हैं
कि कैसे सक्सेस और फेलियर इंडिविजुअल का, मैन या वुमेन, जब एक सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होती है तो पीजेंट वर्कर बन जाता है, फ्यूडल लॉर्ड इज लिक्विडेटेड और बिकम अ बिजनेसमैन। जो फ्यूडल लॉर्ड होते हैं वो लिक्विडेट होते हैं या बिजनेसमैन बन जाते हैं। जब क्लासेस राइज करती हैं या फॉल करती हैं तो मैन या तो एम्प्लॉयड हो जाता है या अनएम्प्लॉयड हो जाता है। जब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऊपर या नीचे जाता है तो इसका इफेक्ट ह्यूमंस पे पड़ता है। जब लड़ाई होती है तो इंश्योरेंस सेल्समैन रॉकेट लॉन्चर बन जाता है और एक क्लर्क रेडार मैन बन जाता है। वाइफ अलग रहने लगती है, अकेली रहने लगती है। बच्चे बिना पिता के ही बड़े हो जाते हैं। ना कि एक इंडिविजुअल की लाइफ और ना ही किसी सोसाइटी की हिस्ट्री अलग अलग समझना पॉसिबल है। ये मिल्स ने बताया था अपनी बुक में 1959 में। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमें एक होमलेस पर्सन का, होमलेस कपल का इमेज दिखाया गया है। आइए इस एक्टिविटी को समझते हैं। एक होमलेसनेस कपल इस इमेज में हमें दिख रहा है। क्या कारण हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट की कमी या रूरल से अर्बन माइग्रेशन जैसे फैक्टर्स? और गवर्नमेंट इस इशू को पब्लिक इशू मानती है, इसलिए स्कीम्स भी बनाती है, जैसे इंदिरा आवास योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। Pluralities and inequalities among societies. In the contemporary world we belong, हमारी सोसाइटी, आर सोसाइटी जब हम बोलते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट हर टर्म्स में अलग होता है। जैसे अगर हम फॉरेनर्स के रेफरेंस में बोले तो आर सोसाइटी का मतलब होता है इंडियन सोसाइटी। लेकिन जब हम अपने फेलो इंडियंस के साथ कंपेयर करें तो आर सोसाइटी का मतलब हमारे लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, या हमारे रिलीजियस और कास्ट या फिर ट्राइबल सोसाइटी। ये जो डाइवर्सिटी है, ये डिसाइड करना कि यार सोसाइटी में किस चीज की बात हो रही है, ये डिफिकल्ट है। बट ये ही सोसाइटी, इसी वजह से सोशोलॉजिस्ट को भी जब सोसाइटी के बारे में डिस्कस करना होता है तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ सोशोलॉजिस्ट को ही नहीं बल्कि हमारे फिल्म मेकर जैसे कि सत्यजीत रे, जब वो सोचते हैं कि उन्हें अपनी फिल्म में क्या दिखाना चाहिए तो ये प्रॉब्लम वो भी फेस करते हैं। जैसे कि उन्हें अपनी फिल्म में क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं। क्या उन्हें सिटी की लाइफ दिखानी चाहिए या फिर गांव की, जहाँ पे गायें घास खा रही है, एंडलेस फील्ड है, शेफर्ड फ्लूट बजा रहे हैं, और या फिर उन्हें हिस्ट्री में वापस जाके एपिक्स के बारे में दिखाना चाहिए, जहाँ पे भगवान और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था, या फिर उन्हें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए और प्रेजेंट लाइफ को दिखाना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सोसाइटी में हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए? हर पर्सन सोसाइटी को एक अलग नजरिए से देखता है। ऑथर सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म में विलेज को बहुत ब्यूटीफुली और इमोशनली दिखाया, लेकिन सोशोलॉजिस्ट सिर्फ ब्यूटीफुल पिक्चर्स नहीं देखते, वो सोसाइटी की रियलिटी को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर हम किसी सोशोलॉजिस्ट की विलेज के दलित्स पर स्टडी पढ़ें तो हमें विलेज का एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, जहाँ कास्ट इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं। सोशोलॉजी हमें सिखाती है कि किसी सोसाइटी को समझने के लिए सिर्फ उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं बल्कि उनके चैलेंजेस और इनइक्वालिटीज को भी देखना जरूरी है। आगे हमें एक स्टोरी दी गई है। इसमें हमें बताया गया है कि जब उन्होंने पहली बार मुलिया को देखा तो वो एक विलेज की टी शॉप पर के बाहर बैठा था। उसके पास उसकी स्टिक रखी थी, जो शॉपकीपर के लिए एक साइलेंट सिग्नल थी कि वो एक अनटचेबल यानी कि दलित कस्टमर है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना गहरा था, कि बिना कुछ बोले ही लोग किसी व्यक्ति की कास्ट पहचान लेते थे और उनके साथ अलग तरह से बिहेव करते थे। सोशोलॉजिस्ट इन इंसिडेंट्स के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि विलेज लाइफ सिर्फ शांति और सुंदरता की नहीं बल्कि उनमें सोशल इनइक्वालिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी मौजूद है। सोशोलॉजी का काम इन सोशल रियलिटीज को ऑब्जेक्टिवली समझकर एक्सप्लेन करना है।
हमने यहाँ दो पर्सपेक्टिव देखे। एक सत्यजीत रे की फिल्म जिसमें एक शांत और एक अच्छी लाइफ दिखाई गई है विलेज की, जबकि सोशोलॉजिस्ट ने हमें एक्चुअल रियलिटी दिखाई। डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा है। आगे अमर्त्य सेन जो है वो इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करती हैं। कुछ इंडियंस रिच हैं, कुछ नहीं। कुछ एजुकेटेड है, कुछ इलिटरेट है। कुछ अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते हैं और कई लोग मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकली पावरफुल हैं और कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। कुछ को ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो एडवांस कर जाते हैं, और कुछ लोगों को पुलिस रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है और कुछ लोगों को डर्ट की तरह। ये अलग अलग काइंड्स की इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, जिनकी तरफ अटेंशन देना जरूरी है। आगे हमें कुछ इमेजेस दी गई हैं, आइए इन्हें डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, इन विजुअल को देखकर हमें सिर्फ पिक्चर्स को डिस्क्राइब नहीं करना है। सोशियोलॉजी हमें सिखाती है कि हर पिक्चर के पीछे एक सोशल इशू है। आज हमें उसी को डिकोड करना है। सबसे पहली पिक्चर हंगर की है। ये इसमें एक भूखा बच्चा हमें दिख रहा है। इसमें एक वीक और बिल्कुल माल नरिश्ड पर्सन नजर आ रहा है। ये बताता है कि दुनिया में आज भी बहुत से लोगों को बेसिक फूड भी नहीं मिलता। सोशियोलॉजी कहती है कि भूख सिर्फ फूड की कमी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी एक इम्पोर्टेंट कॉज है। नेक्स्ट इमेज में हमें एक मोटा बच्चा दिख रहा है। जैसे पहली इमेज में हमें एक भूखा बच्चा दिख रहा था, दूसरी इमेज में हमें एक ओवरवेट बच्चे की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक तरफ तो लोग भूख से परेशान हैं और वहीं दूसरी तरफ लोग अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से ओबेसिटी का शिकार बनते जा रहे हैं। ये हमें सोसाइटी की इनइक्वालिटी को दिखाता है, जहाँ कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा है और कुछ के पास बेसिक नेसेसिटी भी नहीं। अगली इमेज में हमें फार्मर्स को फील्ड में काम करते हुए दिख रहे हैं। ये एग्रीकल्चर और रूरल लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। सोशियोलॉजी इस बात को स्टडी करती है कि फार्मर्स की लाइफ किन सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे लैंड ओनरशिप, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल की इमेज देखने को मिलती है। ये हेल्थ केयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। सोशियोलॉजी ये स्टडी करता है कि क्या सभी लोगों को इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है या नहीं, और हेल्थ सर्विस सोशल क्लास और इकोनॉमिक कंडीशन से कैसे इफेक्ट होती है। लास्ट में हमें लोग मिलकर काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये एक कलेक्टिव वर्क और कम्युनिटी पार्टनरशिप को दिखाती है। सोशियोलॉजी समझाता है कि लोग सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और सोशल रिलेशनशिप कैसे बनते हैं। इन सारे विजुअल्स का कॉमन मैसेज है कि सोशियोलॉजी सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नहीं, बल्कि सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है। हंगर, ओबेसिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ और कम्युनिटी लाइफ सब सोशल इश्यूज हैं। सोशियोलॉजी इनके कॉजेज और इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करती है ताकि हम सोसाइटी को बेटर तरीके से समझ सकें। एक्टिविटी 2 में बताया गया है कि रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सैनिटेशन फैसिलिटी 60% से ज्यादा लोगों को मिलती है। ऐसे ही हमें बाकी इंडिकेटर्स पे भी रिसर्च करनी है। सोशल इनइक्वालिटी फॉर एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। अभी तक हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि सोसाइटी एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जहाँ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फैमिली, कल्चर और एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंडिविजुअल की लाइफ और डिसीजन इन इंस्टीट्यूशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी अपने एक्शंस के थ्रू सोसाइटी में कुछ हद तक चीजों को चेंज कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम इंस्टीट्यूशंस, कल्चर और सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सोशियोलॉजी का मेन सब्जेक्ट हमें
सोशल लाइफ, ग्रुप और सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करना है। सोशोलॉजी कोई पहला सब्जेक्ट नहीं है जिसने सोसाइटी और ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया हो, बल्कि फिलोसॉफिकल राइटिंग, रिलीजियस टीचर्स और लेजिस्लेटर ये सब भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। बट हाउ, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? हम सब लोग भी अपनी रोज की लाइफ में इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे सोसाइटी में चीजें बदल रही हैं। ये हमारे कॉमन सेंस का पार्ट होता है। However, the observation and the ideas that sociology as a discipline, कैसे सोशोलॉजी सोसाइटी को एक अलग तरीके से स्टडी करता है एज कंपेयर टू फिलोसफी और कॉमन सेंस। हमारे जो फिलोसफिकल और रिलीजियस थिंकर्स हैं वो फोकस करते हैं कि बिहेवियर मॉरल है या इमोरल, इंसान को कैसे जीना चाहिए और एक गुड सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ये हमारे फिलोसफिकल और रिलीजियस लीडर्स बताते हैं। जबकि हमारी सोशोलॉजी इस पर डिस्कस नहीं करती। हमारी सोशोलॉजी ये डिस्कस करती है कि एक्चुअली कैसा है, ना कि कैसा होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोशोलॉजी वैल्यूज पर डिस्कस नहीं करती या उस पर कंसर्न नहीं करती। इसका मतलब ये है कि सोशोलॉजी एक्चुअली में, हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअल में सोसाइटी कैसी है, ना कि उसे कैसा होना चाहिए। पीटर बर्गर ने इस पर एक कंपैरिजन किया है। बर्गर कहते हैं कि सोशोलॉजिस्ट एक स्पाई की तरह है। जैसे एक स्पाई का काम है बायस फ्री एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना, चाहे उसकी अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही वो मैच करे या ना करे। वैसे ही सोशोलॉजिस्ट का काम है सोसाइटी को जैसा है वैसा रिपोर्ट करना, अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को हटा के। तो क्या इसका मतलब है कि सोशोलॉजिस्ट की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ऐसा नहीं है। सोशोलॉजिस्ट भी सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सोच के कि उसकी स्टडी का पर्पस क्या है और उसकी फाइंडिंग्स का क्या इफेक्ट होगा। लेकिन ये मॉरल या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज है और सोशोलॉजी का साइंटिफिक काम अलग। जैसे कि एक बायोलॉजिस्ट की नॉलेज किसी को हील करने में भी यूज की जा सकती है और किसी को हार्म पहुंचाने के लिए भी। ये बायोलॉजिस्ट का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस पर्पस को सर्व कर रहा है। पर ये क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी का साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है। सिमिलरली सोशोलॉजिस्ट भी एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन सोशोलॉजी का काम सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से समझना और एक्सप्लेन करना है। सोशोलॉजी स्टार्टिंग से ही खुद को एक साइंस के रूप में दिखाती है। इसका मतलब है कि सोशोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस, पर्सनल ओपिनियन, फिलोसफी या रिलीजियस कमेंट्री पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशंस और रूल्स ऑफ प्रोसीजर जैसे मेथड्स पर काम करती है। सोशोलॉजिस्ट जो भी कंक्लूजन निकालते हैं वो इन एविडेंसेस पर बेस्ड होते हैं, जिससे दूसरे लोग भी चेक कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और आगे डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि सोशोलॉजी और कॉमन सेंस अलग होता है, क्योंकि कॉमन सेंस हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस की बात करता है, जिसका कोई एविडेंस या कोई प्रूफ नहीं होता। जबकि सोशोलॉजी सोसाइटी को एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में स्टडी करता है, इसलिए सोशोलॉजिकल नॉलेज ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, वेरीफाइड और मेथड बेस्ड होती है। नेक्स्ट है हमारा सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज। जैसे कि हमने देखा कि we have seen how sociological knowledge is different from theological and philosophical observation, कि कैसे हमारी जो सोशोलॉजिकल नॉलेज है वो थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन से अलग है। ऐसे ही जो सोसाइटी सोशोलॉजी है हमारी वो कॉमन सेंस से भी अलग है। कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन जनरली हमने जैसे अभी पढ़ा नेचुरलिस्टिक होती है, इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होती है, कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम्पशन पे डिपेंड करती है। जबकि सोशोलॉजी
कॉमन सेंस से अलग होती है और वो एविडेंसेस पर बात करती है। आइए इस एग्जाम्पल से समझें। जैसे कि बात करी गई है यहाँ पे पॉवर्टी की। नेचुरलिस्टिक में हमें बताया गया है कि लोग गरीब हैं क्योंकि वो काम से डरते हैं, प्रॉब्लम फैमिली से आती है, बजट बनाने में आती है या लो इंटेलिजेंस रखते हैं। जबकि सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कहता है कि पॉवर्टी क्लास सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से होती है और अनएम्प्लॉयमेंट और लो वेजेस जैसी क्रॉनिक इरेगुलरिटी से एक्सपीरियंस की जाती है। दोनों में फर्क है। कॉमन सेंस इंडिविजुअल को ब्लेम कर रहा है, जबकि सोशियोलॉजी स्ट्रक्चर की बात कर रही है। सोशियोलॉजी एक साइंस है जो अपनी बिगनिंग से ही ये साइंटिफिक कैनन्स को प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। मतलब कि सोशियोलॉजिस्ट के स्टेटमेंट ऐसे एविडेंस पे बेस्ड होने चाहिए जिसे दूसरे लोग चेक और वेरीफाई कर सके। जबकि जो कॉमन सेंस है वो अनरिफ्लेक्टिव होती है। मतलब ये अपने आप से कभी नहीं पूछते कि ये बिलीफ क्यों है। इस पे क्वेश्चन नहीं उठाया जाता। ये रेगुलर डे में यूज होने वाली नॉलेज है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि सोशियोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस पे बेस्ड नहीं होती, बल्कि उसके अपने कॉन्सेप्ट्स, मेथड और साइंटिफिक डेटा होते हैं। कॉमन सेंस बिना सोचे समझे या बिना क्वेश्चन किए ही किसी बात को सच मान लेती है, जबकि सोशियोलॉजी बिलीफ और आइडियाज को क्वेश्चन करती है। सोशियोलॉजिस्ट हमेशा ये पूछते हैं कि क्या ये बात सच में सही है, इसके पीछे का क्या एविडेंस है। क्वेश्चन करती हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। सोशियोलॉजी एक साइंस मानी जाती है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस हुई है। इसलिए सोशियोलॉजी को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि किन इंटेलेक्चुअल आइडियाज और हिस्टोरिकल कंडीशंस ने सोशियोलॉजी को एक अलग डिसिप्लिन बनने के रूप में डेवलप किया। अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। बहुत सारी सोसाइटी में इंक्लूडिंग हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो प्रॉपर्टी है और जो भी मनी होती है वो फादर से सन को ट्रांसफर की जाती है। इसे हम पेट्रिलिनियल सिस्टम मानते हैं। जबकि वुमेन के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कारगिल वॉर के बाद डिसाइड किया कि फाइनेंशियल कंपनसेशन जो इंडियन सोल्जर्स की डेथ हो गई है उनकी विडोज को देनी चाहिए। पर जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में पेट्रिलिनियल सिस्टम चलता है, तो यहाँ प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस फादर से सन को मिलता था और फैमिली चाहती है कि प्रॉपर्टी घर के अंदर ही रहे। इस वजह से विडोज की जबरदस्ती उनके देवर, उनके हस्बैंड के भाई से शादी करवा दी गई ताकि कंपनसेशन फैमिली में ही रहे। यही गवर्नमेंट का डिसीजन विडोज की हेल्प के लिए था, लेकिन उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस फोर्स मैरिज में बदल गया। The intellectual ideas that went into the making of sociology. अब देखते हैं सोशियोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई। हमारे जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हैं अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ये साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थी। इन्होंने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स और ट्रैवलर्स ने प्री मॉडर्न सोसाइटीज के बारे में जो फाइंडिंग दी थी उससे इंस्पायर होके हमारे जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट ने थे उन्होंने सोसाइटी को क्लासिफाई किया, प्री मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी। प्री मॉडर्न सोसाइटी में हंटर गैदरर्स, पेस्टोरल और एग्रेरियन थे, जबकि मॉडर्न सोसाइटी एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी थी। ये जो इवोल्यूशनरी विजन का एक प्रॉब्लम था, ये एज्यूम करता था कि वेस्ट एडवांस्ड है और सिविलाइज्ड है, जबकि जो हमारी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज है वो लेस डेवलप्ड है। इंडिया का जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है वो इसी सोच से जुड़ा हुआ है। ऐसी और कॉलोनियल बैकड्रॉप की वजह से इंडियन सोशियोलॉजी अपनी प्रैक्टिस के बारे में खास तौर पे थॉटफुल और रिफ्लेक्सिव रही है। मतलब वो खुद अपने तरीके और assumption को बार बार क्वेश्चन करती रहती हैं। हमारे चार्ल्स डार्विन के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाले आइडियाज को भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंस थे हमारे सोशियोलॉजिस्ट। सोसाइटी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा ट्रीट किया जाता था,
जहां हर पार्ट एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी सोच ने फैमिली या स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन और स्ट्रैटिफिकेशन जैसे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के तरीके से शेप किया। अगर आगे हम एनलाइटनमेंट की बात करें तो यूरोप का एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट 17 और 18 सेंचुरी का रीजन और इंडिविजुअल पे जोर देता है। इसके साथ साइंटिफिक नॉलेज भी तेजी से बढ़ी और ये बिलीव बना कि नेचुरल साइंसेस के मेथड्स ह्यूमन अफेयर्स पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। इसी वजह से पॉवर्टी जो पहले की एक नेचुरल फिनोमिना मानी जाती थी अब एक सोशल प्रॉब्लम मानी जाने लगी। जैसे स्टडी और सॉल्व किया जा सकता था, पॉवर्टी को स्टडी करने का एक पॉपुलर तरीका बना सोशल सर्वे, जिसका बिलीव था कि ह्यूमन फिनोमिना को क्लासिफाई और मेजर किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचुरल साइंसेज में होता है। हमारे मॉडर्न थिंकर्स इन्फ्लुएंस है इस आइडिया से। वो मानते हैं कि अगर नॉलेज और साइंस में प्रोग्रेस होगा तो सोसाइटी की जो सोशल लेवल्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उनका विश्वास है कि साइंटिफिक नॉलेज से सोसाइटी को और बेहतर बनाया जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे फेमस फ्रेंच स्कॉलर अगस्त कॉम का काम आता है, जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड था 1789 टू 1857। कॉम्टे का मानना था कि सोशियोलॉजी भी एक साइंस होनी चाहिए जो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू सोसाइटी का स्टडी करे और उस नॉलेज की उसे यूज करके ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के वेलफेयर में योगदान दे। स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।